Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। 45 साल के पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर से जुड़े थे और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए थे। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2, टीएमसी के 2, सीपीआई और सीपीएम के 1 सांसद शामिल हैं। सभी 12 राज्यसभा सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया। विपक्षी दलों के 12 राज्यसभा सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित करने के फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है। सरकारी सूत्रों से इसकी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अगर वे नियमों के मुताबिक माफी मांग लेते हैं तो भविष्य के संबंध में इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। निलंबन के बाद कई सांसदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विपक्ष ने साझा बयान जारी कर फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। विपक्षी पार्टियों ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगे क्या कदम उठाना है उस पर चर्चा होगी। 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड करने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की केवल ये मानसिकता है कि विपक्ष के ऊपर किसी तरह से वार करो। इनको मालूम है कि अगर वो इस तरह निलंबित करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष इसका विरोध करेगी और फिर सदन नहीं चलेगा, और यही वो चाहते हैं कि सदन न चले। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक बयान में कहा कि 2014 की तुलना से एमएसपी पर खरीद लगभग दोगुनी हुई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की। छोटे किसानों की मदद और प्रोत्साहन के लिए 10 लाख एफपीओस बनाने की घोषणा की है, जिस पर सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है बिना किसी बातचीत के, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर, शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले पर, केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उनकी गलती के कारण 700 लोग मारे गए। उनकी गलती से आंदोलन हुआ। अगर उन्होंने गलती मानी है तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि ये काला कानून एक बीमारी थी, जितना जल्दी कट गई उतना जल्दी ठीक है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। सरकार जहां बुलाएगी हम वहां बात करने जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 750 किसानों को श्रद्धांजलि है। सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन न हो, लेकिन हम एमएसपी और अन्य मुद्दों के समाधान से पहले पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साथ ही कहा कि आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी और शिक्षकों की बातें करते हैं, हालांकि आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। सरकार ने सीईएल को नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया के बाद सरकार द्वारा ये दूसरी रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री है। अभी हाल में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को दिया। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई बट्टे खाते में पड़ी संपत्तियों की बिक्री और फ्रॉड के बारे में सूचना देने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। राजधानी दिल्ली के नेपसरा इलाके की कुछ झोपड़ियों में सोमवार शाम भीषण आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां रवाना की गई, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। न्यूजीलैंड ने बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कानपुर टेस्ट बचा लिया। टीम इंडिया के पास कानपुर टेस्ट जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन वो जीत से 1 विकेट दूर रह गई। एजाज पटेल और रविंद्र की जोड़ी 52 गेंदों तक विकेट पर खड़ी रही और टीम इंडिया जीत से चूक गई।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में अफरा तफरी मची है। इसी बीच लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर R.K. धीमन ने कहा कि इसी वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आएगी। ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 23 लाख के पार चले गए। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,24,000 के पार चला गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वही दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 2 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ 28 लाख के पार चला गया, जिसमें 78 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 16 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रायपुर और रायगढ़ से 5-5 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बस्तर में भी 2 मरीजों की पहचान हुई। दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली में 1-1 मरीज मिले, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 318 हो गई है। इंदौर में 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया, लेकिन टारगेट से एक दिन पहले अब तक सिर्फ 87% आबादी को ही वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी लोगों पर काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के पूर्व PCC चीफ अरुण यादव खंडवा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत में उन्होंने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। बस्तर में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर बूथ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बूथ पर बीजेपी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। बीजेपी ने बूथ में जितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सोचा था, उनमें से 50% लक्ष्य भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस के बाद पुलिस ने सूदखोरी रोको अभियान शुरू किया है। अभियान में सूदखोरी से कर्ज लेने वालों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परेशान लोग मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डबरा मंडी में मल्हार सिस्टम के चलते उपज का सही दाम नहीं मिलने को लेकर किसान नेताओं ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और जाम लगा दिया, जिसकी वजह से आम जन लोग की आवाजाही प्रभावित रही। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। बिलासपुर हवाई सुविधा नागरिक जनसंघर्ष समिति हवाई सुविधा की मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर है। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर संघर्ष समिति ने एक बार फिर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। समिति की मांग है कि बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए रूट को उड़ान योजना में शामिल किया जाए। दतिया में किसान खाद को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त किसानों को उर्वरक खाद DAP की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। मामले में सहायक उप संचालक ने कहा कि नवंबर माह में बारिश होने के कारण खाद की मांग बढ़ गई है, इसलिए खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। बलरामपुर के शासकीय महाविद्यालय रामानुजगंज में प्राचार्य के निलंबन के बाद भी छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। कॉलेज के स्टूडेंट पहले प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो अब प्राचार्य पर हुई कार्रवाई के विरोध में छात्र छात्राओं ने आंदोलन शुरू किया है। भाटापारा विधानसभा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाली। इस दौरान छत्तीसगढ़ निगम मंडल के सदस्य सतीश अग्रवाल और किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू पदयात्रा में शामिल हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जबरन वसूली मामले में सोमवार को नवी मुंबई में CID कार्यालय में लगभग 6 घंटे तक अपना बयान दर्ज कराया। उन्हें आज फिर CID के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO पराग अग्रवाल को नया CEO बनाया गया। पराग अग्रवाल IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है। 45 साल के पराग 2011 में ट्विटर से जुड़े थे। 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए थे। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2, TMC के 2, CPI और CPM के 1-1 सांसद शामिल हैं। सभी 12 राज्यसभा सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया। विपक्षी दलों के 12 राज्यसभा सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित करने के फैसले पर दोबारा विचार किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों से इसकी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अगर वे नियमों के मुताबिक माफी मांग लेते हैं तो भविष्य के संबंध में इस पर विचार किया जा सकता है।
निलंबन के बाद कई सांसदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विपक्ष ने साझा बयान जारी कर फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। विपक्षी पार्टियों ने आज एक बैठक बुलाई है जिसमें आगे क्या कदम उठाना है उस पर चर्चा होगी। 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड करने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की केवल ये मानसिकता है कि विपक्ष के ऊपर किसी तरह से वार करो। इनको मालूम है कि अगर वो इस तरह निलंबित करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष इसका विरोध करेगी और फिर सदन नहीं चलेगा और यही वो चाहते हैं कि सदन न चले। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक बयान में कहा कि 2014 की तुलना से एमएसपी खरीद लगभग दोगुनी हुई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। छोटे किसानों की मदद और प्रोत्साहन के लिए 10 लाख एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है बिना किसी बातचीत के, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर, शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उनकी गलती के कारण 700 लोग मारे गए। उनकी गलती से आंदोलन हुआ। अगर उन्होंने गलती मानी है तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि ये काला कानून एक बीमारी थी, जितना जल्दी कट गई उतना जल्दी ठीक है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। सरकार जहां बुलाएगी हम वहां बात करने के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी 750 किसानों को श्रद्धांजलि है। सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन न हो, लेकिन हम एमएसपी और अन्य मुद्दों के समाधान से पहले पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साथ ही कहा कि आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी, शिक्षकों की बात करते हैं, हालांकि आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सीईएल को नंदल फाइनेंस एंड लीजी को 210 करोड़ रुपए बेचने की मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया के बाद सरकार द्वारा ये दूसरी रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री है। अभी हाल में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को दिया। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई बट्टे खाते में बड़ी संपत्तियों की बिक्री और फ्रॉड के बारे में सूचना देने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। राजधानी दिल्ली के नेपसरा इलाके की कुछ झोपड़ियों में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां पहुंची, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। न्यूजीलैंड ने बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कानपुर टेस्ट बचा लिया। टीम इंडिया के पास कानपुर टेस्ट जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन वो जीत से 1 विकेट दूर रह गई। एजाज पटेल और अचिन रविंद्र की जोड़ी ने 52 गेंदों तक विकेट पर खड़े रहे और टीम इंडिया जीत से चूक गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में अफरा तफरी मची है। इसी बीच लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन ने कहा कि इसी वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आएगी। ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन ये वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 23 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,24,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 2 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ 28 लाख के पार चला गया, जिसमें 78 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें रायपुर और रायगढ़ से 5 कोरोना मरीज मिले। वहीं बस्तर में भी 2 मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली में भी एक मरीज सामने आए, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 318 हो गई है।
कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर से बढ़ रही है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। वहीं बीते 15 दिनों में इंदौर में 70 नए मामले आए। कोरोना को देखते हुए नवंबर में विदेश से लौटे 150 से ज्यादा यात्रियों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग का अमला इसकी जानकारी लेगा। इंदौर में 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन टारगेट से एक दिन पहले अब तक सिर्फ 87% आबादी को ही वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी लोगों पर काम नहीं कर रही। इंदौर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर इंदौर में डेंगू के 6 मामले आए। इसके साथ इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1119 पर पहुंच गई। वहीं 11 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पीएम मोदी अगले साल यानी 2022 के पहले महीने में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। यहाँ 4 मंजिला इंडियन पवेलियन भी बनाया गया है। इसके अलावा वे यूएई के टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जबरन वसूली मामले में सोमवार को नवी मुंबई में सीआईडी कार्यालय में लगभग 6 घंटे तक अपना बयान दर्ज कराया। उन्हें आज फिर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार देश के नए नौसेना प्रमुख के रूप में आज पदभार ग्रहण करेंगे। वो आज सेवानिवृत्त होने जा रहे एडमिरल करमबीर सिंह के कार्यभार संभालेंगे। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ने रक्षा स्टाफ मुख्यालय के हिस्से के रूप में थिएटर कमांड संरचनाओं के बुनियादी निर्माण में अहम भूमिका निभाई। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। 45 साल के पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर से जुड़े थे और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक बयान में कहा कि 2014 की तुलना से एमएसपी पर खरीद लगभग दोगुनी हुई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। छोटे किसानों की मदद और प्रोत्साहन के लिए 10 लाख एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीईएल को नंदन फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया के बाद सरकार द्वारा ये दूसरी रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री है। अभी हाल में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को सौंपा। राजधानी दिल्ली के नेपसराय इलाके की कुछ झोपड़ियों में सोमवार शाम भीषण आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां रवाना की गई, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 411 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं कल दिल्ली के AQI का स्तर 397 था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी भी देखी जा सकती है। हालांकि इस दौरान तमिलनाडु में बारिश के घटने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे। भारी बारिश के चलते जल भरा हो गया। आज शेयर बाजार 12 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 57,272 पर खुला, जो 881 अंकों की तेजी के साथ 58,128 पर कारोबार कर रहा है। तो निफ्टी 267 अंकों की तेजी के साथ 17,330 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी आज 17,051 पर खुला था। न्यूजीलैंड ने बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कानपुर टेस्ट बचा लिया। टीम इंडिया के पास कानपुर टेस्ट जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन वो जीत से 1 विकेट दूर रह गई। एजाज पटेल और रचिन रविंद्र की जोड़ी 52 गेंदों तक विकेट पर खड़ी रही और टीम इंडिया जीत से चूक गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में अफरा तफरी मची है। इसी बीच लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन ने कहा कि इसी वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आएगी। ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 23 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,24,000 के पार चला गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 2 लाख पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के लिए नई मुसीबत बनकर उभरा है। वहीं अब स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स को दक्षिण अफ्रीका में इसके एपिसेंटर का पता चल गया है। जोहानिसबर्ग का गौतेंग प्रांत ओमिक्रॉन वेरिएंट का केंद्र बनकर उभरा है। गौतेंग में 90% मामले इसी वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई रिस्क की चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन से जोखिम बहुत ज्यादा है। इसके दुनिया भर में फैलने की आशंका है। वहीं कुछ क्षेत्रों में इसके गंभीर परिणाम तक देखने को मिल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ एजेंसी ने टेक्निकल नोट जारी किया। कोरोना वायरस के दौर में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। डिक्शनरी के एडिटर पियर सोकोलस्की ने कहा कि 2021 में हर रोज वैक्सीन शब्द हमारे डेटाबेस में बहुत ऊपर आता रहा है। ये शब्द इस साल की हकीकत बना रहा। 2020 के मुकाबले इसे 601% ज्यादा सर्च किया गया। अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना संक्रामक है, कितना गंभीर है और इसकी जानकारी क्या विशेषताएं हैं, ये जानने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। डॉक्टर फॉसी ओमिक्रॉन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपडेट करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। सिंगापुर ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर टीकाकरण करा चुके यात्रियों को आइसोलेशन से दी जाने वाली छूट को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन देशों के यात्रियों को पहले 6 दिसंबर से आइसोलेशन से छूट दी जानी थी, लेकिन अब से आगामी नोटिस जारी होने तक VTL को स्थगित कर दिया गया। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ 28 लाख के पार चला गया, जिसमें 78 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 16 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रायपुर और रायगढ़ में 5-5 कोरोना मरीज मिले। वहीं बस्तर में भी 2 मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली में भी 1-1 मरीज मिले, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 318 पहुंच गई। कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर से बढ़ रही है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं बीते 15 दिनों में इंदौर में 70 नए मामले आए। कोरोना को देखते हुए नवंबर में विदेश से लौटे 150 से ज्यादा यात्रियों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग का अमला इसकी जानकारी लेगा। इंदौर में 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया, लेकिन टारगेट से एक दिन पहले अब तक सिर्फ 87% आबादी को ही वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी लोगों पर काम नहीं कर रही। इंदौर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर इंदौर में डेंगू के 6 मामले आए। इसके साथ इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1119 पहुंच गई। वहीं 11 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू का आंकड़ा ग्वालियर में 2535 के पार चला गया। वहीं अब तक डेंगू से 6 की मौत हुई। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। विदेश से आने वाले यात्रियों की अब 7 दिन तक निगरानी की जाएगी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क भी शुरू की गई। स्वीडन में मैग्डालेना एंडरसन को एक बार फिर सरकार का प्रमुख चुन लिया गया। सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता एंडरसन ने सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर पीएम पद पर कब्जा जमाया। हालांकि वे अपनी पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगे। बता दें कि पीएम चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मैग्डालेना ने पद से इस्तीफा दे दिया था। जापान में सोमवार को घोषणा की गई कि वो कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर दुनिया भर से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा। देश के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा कि ये घोषणा आज से प्रभावी होगी। इस घोषणा का अर्थ है कि जापान अपनी सीमा पर लोगों के आवागमन पर नियंत्रण को बहाल करेगा।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना से संबंध रखने वाले 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बैन की गई कंपनियों में सबसे ज्यादा 12 चीन की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, जापान, रूस, सिंगापुर की फर्म्स भी इस लिस्ट का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने इसको लेकर जानकारी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने $10 मिलियन के सालाना समझौते और $80,000 के एक हीरे के बदले अमेरिका में चीन के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। न्यूयॉर्क की लेखिका ने अपनी नई किताब में इसके बारे में जानकारी दी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के एक जेल में बंद 210 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया है, वो भी तब जब आतंकी देश में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नई मीडिया गाइडलाइन जारी की। इसी बीच तालिबान सरकार ने एक ऐसे फैसले का ऐलान किया जिसकी वजह से अफगानिस्तान में मीडिया के पर कतर दिए जाएंगे। तालिबान ने कहा कि प्रशासन के हितों के खिलाफ किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसियों को कुछ भी प्रकाशित करने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में दंगाई ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मुस्लिमों को भीड़ ने पुलिस ने ईश निंदा के एक आरोपी को सौंपने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद भीड़ ने एक पुलिस थाना और 4 पुलिस चौकियों को जला दिया। जापान के होशु के दक्षिण पूर्व में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 रही। साथ ही भूकंप के झटके शाम 6:10 पर महसूस किए गए। अभी तक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है। मेसी ने यह अवार्ड रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया। 34 साल के मेसी ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बायर्न म्यूनिख के स्टार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को पीछे छोड़ यह अवार्ड अपने नाम किया। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष मानवाधिकार एक्सपर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों के संबंध में भविष्य में लिए जाने वाले फैसले देश की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे और किसानों, समुदायों और संघों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद लिए जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शन ने नई कंपनी को 32,25,000 रुपए के 2 चेक दिए थे जो बाउंस हो गए थे, जिसके बाद निजी कंपनी ने भोपाल जिला कोर्ट में मामला दायर किया था। आगामी 4 दिसंबर को अमीषा कोर्ट में पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे। बैठक राजीव भवन में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। सीएम मरकाम के अलावा चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। नगरीय निकायों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की आज घोषणा हो सकती है। आज बीजेपी ने राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें नामों के पैनल पर मुहर लगेगी। कांकेर जिले के नरहरपुर और भानुप्रतापपुर के एक वार्ड में उपचुनाव हो रहा है। दोनों वार्डों के उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पार्टियों को टक्कर देने के लिए मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों के दखल से वार्डों के उपचुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव खंडवा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत में उन्होंने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। बस्तर में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर बूथ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बूथ पर बीजेपी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। बीजेपी ने बूथ में जितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सोचा था, उनमें से 50% लक्ष्य भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस के बाद पुलिस ने सूदखोरी रोको अभियान शुरू किया है। अभियान में सूदखोरों से कर्ज लेने वालों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परेशान लोग मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दतिया में किसान खाद को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त किसानों को उर्वरक खाद डीएपी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। मामले में सहायक उप संचालक ने कहा कि नवंबर माह में बारिश होने के कारण खाद की मांग बढ़ गई, इसलिए खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
पत्थलगांव के डुबरी सीमा और गोरिया गांव से 170 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। बता दें कि राजस्व अधिकारियों ने झारखंड और ओडिशा सीमा पर 7 बैरियर लगवाए हैं, जिसके जरिए अवैध धान जब्त किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। आज भी रूटीन ऑपरेशन बंद रहेंगे, वहीं ओपीडी का काम भी प्रभावित रहेगा। बता दें कि नीट पीजी की काउंसलिंग करवाने की मांग को लेकर अंबेडकर अस्पताल के 400 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। बलरामपुर के शासकीय महाविद्यालय रामानुजगंज में प्राचार्य के निलंबन के बाद भी छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। कॉलेज के स्टूडेंट्स पहले प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो अब प्राचार्य पर हुई कार्रवाई के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। जांजगीर में पिछले 8 सालों से बन रहे 2 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की लेट लतीफी ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं आवागमन शुरू नहीं होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। मामले में विधायक नारायण चंदेल का कहना है कि ओवरब्रिज का कार्य पूरा कराने और आवागमन शुरू करने को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। मीसाबंदियों की रोकी गई पेंशन देने बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को राज्य शासन ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। पेंशन को प्रावधानों के विपरीत बताते हुए सरकार ने रिट अपील दायर की है। मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। बाडापारा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मरीजों से दुर्व्यवहार और मनमानी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसे देखते हुए जिला पंचायत सभापति ने अचानक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि सरकारी अस्पताल से ज्यादा सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लग रही है। मामले में सभापति ने कलेक्टर से शिकायत की चेतावनी दी है। मंदसौर के जिला अस्पताल में नाबालिग की मौत मामले में कलेक्टर ने स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया। साथ ही डॉक्टर घनश्याम पाटीदार को शोकाज नोटिस देकर जवाब मांगा। नर्स और डॉक्टर के बीच पहले से चल रहे विवाद के चलते नर्स ने डॉक्टर को उपचार करने से मना कर दिया था। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। बिलासपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जिले के 7 अलग अलग प्रकरण में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीली टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, शराब और गांजा जब्त किया है। जब्त नशीली सामान की कीमत 13 लाख रुपए बताई गई। डोगरगढ़ के होटल ढाबों के संचालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि संचालक अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग होटल और ढाबे में छापेमार कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव जिले में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने परिस्थिति नाला क्षेत्र के रायपुर नागपुर मार्ग में चक्का जाम किया। रायपुर के विधानसभा रोड में एक ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सिमरिया के शांति सरोवर के पास हुआ। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 यात्री घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस भिंड से यूपी के माधवगढ़ जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खाने वाले मामले में परिवार के अंतिम सदस्य अर्चना जोशी की भी मौत हो गई। बता दें कि सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर परिवार के सभी सदस्यों ने जहर खाया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बबली दुबे समेत 4 को जेल भेजा। भोपाल के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र में ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि सड़क हादसे के बाद आरोपी और मृतकों में विवाद हुआ था, जिस पर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। टीकमगढ़ शहर के ताल दरवाजा इलाके में एक दिन पहले हुए हत्याकांड का सोमवार को पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने एक युवक को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सीहोर में बीते दिनों सूदखेरों से परेशान गज निवासी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। घटना स्थल में मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों की संपत्तियों को भी बुलडोजर चला दिया। ग्वालियर में आगरा मुंबई एनएच पर चलते इस समय एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक भूसा अनलोड कर वापस लौट रहा था। कुछ मिनट में आग इतनी बढ़ गई कि चालक और क्लीनर ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा कर कूद गए और अपनी जान बचा ली।
राजूनाथ गांव में निवेश के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला आया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्राइवेट लिमिटेड सेल्स मैनेजर बताकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। भिलाई में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरक्षक भी शामिल है। बता दें कि तीनों बदमाश दंपति के घर में कब्जा करने की फिराक में थे। इंदौर साइबर पुलिस ने 6 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। आरोपी क्रिप्टो करेंसी ऐप से फर्जी आईडी बनाता था और अपने परिजनों के नाम पर करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से कन्वर्ट कर परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया करता था। इंदौर के सदर बाजार थाना पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में करीब 54 अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। कोरबा में डायल 112 के कर्मचारी की हत्या के केस में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जांच टीम जगह जगह दबिश देकर पूछताछ कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने प्रेमी जोड़े को स्मैक की तस्करी करते गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 लाख कीमत की 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी यूपी के इटावा से स्कैम बेचने के लिए ग्वालियर आए थे। ग्वालियर के तानसेन रोड पर ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या करने वाले आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ था। झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और उसने गोली चला दी। युवक की मौत हो गई। सूरजपुर के चांदनी बिहार क्षेत्र में हाथी का उत्पात जारी है। बीती रात हाथी ने ग्राम पंचायत उमझर में 3 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया। बता दें कि क्षेत्र में हाथी होने की जानकारी कॉलर आईडी से वन विभाग को मिली है। मरवाही के जमुनाही गांव के जंगलों में 42 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों के मूवमेंट पर नजर बना रखी है। साथ ही वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट जारी कर दिया है। धमतरी वन विभाग की टीम ने बीमार हाथी का इलाज किया। हाथी के पैरों में सूजन हो गई थी। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के दल से हाथी कुछ दिन पहले बिछड़ गया था, जो बीते 5 महीने से धमतरी और कांकेर में घूमता हुआ नजर आया। गरियाबंद जिले में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। बता दें कि तेंदुए के हमले से एक बच्चे और बुजुर्ग की जान चली गई थी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए के पकड़ने का प्रयास कर रही थी। पकड़े गए तेंदुए को टाइगर प्रोजेक्ट के तहत घने जंगलों में छोड़ा जाएगा। खरोरा थाना टीआई ने सभी कोटवारों का सम्मेलन में सम्मान किया। बता दें कि खरोरा में कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कोटवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी तरह के अपराध की जानकारी, उसे रोकने का प्रयास और लोगों में समता बिठाने का काम कोटवार करते हैं। सुकमा में बीते साल 29 नवंबर को नक्सली हमले में शहीद जवान नितिन भालेराव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ खास ऑपरेशन पर कोबरा 206 बटालियन के कमांडो ताड़मेटला की ओर निकले थे। इस दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव मौके पर शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। पेंड्रा इलाके में ठंड बढ़ने से तापमान गिरने लगा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं अमरकंटक में पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इलाके में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। 10 में किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। टिकैत ने कहा कि किसानों के घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी और किसानों पर मुकदमा वापस किए बिना कोई किसान यहां से नहीं जाएगा। 4 दिसंबर को हमारी बैठक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सारा देश इस बात का साक्षी है कि पीएम मोदी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं, वे पहले कभी भी कांग्रेस सरकार में नहीं हुए। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सदन में हंगामा हुआ। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, निलंबन नियमों के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध खारिज कर दिया, जिसके बाद निलंबित सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बता दें कि राज्यसभा के ये 12 सांसद 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल संयुक्त रूप से संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य पार्टियां शामिल हैं। सांसदों का निलंबन रद्द नहीं होने पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की भी कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पीएम मोदी अगले साल यानी 2022 के पहले महीने में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। यहाँ 4 मंजिला इंडियन पवेलियन भी बनाया गया है। इसके अलावा वे यूएई के टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार देश के नए नौसेना प्रमुख के रूप में आज पदभार ग्रहण करेंगे। वो आज सेवानिवृत्त होने जा रहे एडमिरल करमबीर सिंह के कार्यभार संभालने वाले हैं। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ने रक्षा स्टाफ मुख्यालय के हिस्से के रूप में थिएटर कमान संरचनाओं के बुनियादी निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। इसका गठन जनवरी 2020 में हुआ था। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 411 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं कल दिल्ली के AQI का स्तर 397 था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी भी देखी जा सकती है। हालांकि इस दौरान तमिलनाडु में बारिश के घटने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। राजस्थान के जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। नगरीय निकायों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की आज घोषणा हो सकती है। आज बीजेपी ने राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे चुनाव समिति की अहम बैठक होगी, जिसमें नामों के पैनल पर मुहर लगेगी। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने पर चिंता जताते हुए आज सुबह मंत्रालय में आपात बैठक कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए कि फौरन सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद जिले के दौरे पर हैं, जहां वो आज जिले के देवभोग के चिचिया पहुंचे। इस दौरान भगत ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने खाद्य भंडार भवन का भी लोकार्पण किया। कांकेर जिले के नरहरपुर और भानुप्रतापपुर के एक वार्ड में उपचुनाव होना है। दोनों वार्डों के उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पार्टियों को टक्कर देने के लिए मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों के दखल से वार्डों का उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव खंडवा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत में उन्होंने कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया। बस्तर में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर बूथ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बूथ पर बीजेपी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। बीजेपी ने बूथ में जितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सोचा था, उनमें से 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस के बाद पुलिस ने सूदखोरी रोको अभियान शुरू किया है। अभियान में सूदखोरों से कर्ज लेने वालों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परेशान लोग मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पथलगांव के डुमरी सीमा और गोरिया गांव से 170 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। बता दें कि राजस्व अधिकारियों ने झारखंड और उड़ीसा सीमा पर 7 बैरियर लगवाए हैं, जिसके जरिए अवैध धान जब्त किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत अभी भी बरकरार है। बता दें कि किसान खाद लेने के लिए रात से ही खाद सेंटरों पर लंबी लाइन लगाकर बैठे हैं, जिसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा।
राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। आज भी रूटीन ऑपरेशन बंद रहेंगे। वहीं ओपीडी का काम भी प्रभावित हो रहा है। बता दें कि नीट पीजी की काउंसलिंग करवाने की मांग को लेकर अंबेडकर अस्पताल के 400 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ग्वालियर में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर हैं और नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इस बार नीट पीजी की काउंसलिंग न होने से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हैं। विधानसभा स्पीकर चौरदास महंत रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महंत ने मणिपुर हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने स्टेडियम का नामकरण शहीद विप्लव के नाम पर करने की मांग की है, जिस पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। डोगरगढ़ के होटल ढाबों के संचालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि संचालक अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग होटल और ढाबों में छापेमार कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजनांदगांव जिले में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ। दुर्घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने पारी नाला क्षेत्र के रायपुर नागपुर मार्ग में चक्का जाम किया। स्वीडन में मैग्डालेना एंडरसन को एक बार फिर सरकार का प्रमुख चुन लिया गया है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी की नेता एंडरसन ने सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर पीएम पद पर कब्जा जमाया है। हालांकि वे अपनी पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगी। बता दें कि पीएम चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मैग्डालेना ने पद से इस्तीफा दे दिया था। जापान ने सोमवार को घोषणा की है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर दुनिया भर से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा। देश के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा कि ये घोषणा आज से प्रभावी होगी। इस घोषणा का अर्थ है कि जापान अपनी सीमा पर लोगों के आवागमन पर नियंत्रण को बहाल करेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना से संबंध रखने वाली 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में सबसे ज्यादा 12 चीन की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, जापान, रूस और सिंगापुर की फर्म्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने इसे लेकर जानकारी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने $10 मिलियन के सालाना समझौते और $80,000 के एक हीरे के बदले अमेरिका में चीन के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। न्यूयॉर्क की लेखिका ने अपनी नई किताब में इस बारे में बताया है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के एक जेल में बंद 210 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। वो भी तब जब आतंकी देश में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नई मीडिया गाइडलाइंस जारी की है। इसी बीच तालिबान सरकार ने एक ऐसे फैसले का ऐलान किया जिसकी वजह से अफगानिस्तान में मीडिया के पर कतर दिए जाएंगे। तालिबान ने कहा कि प्रशासन के हितों के खिलाफ किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसियों को कुछ भी प्रकाशित करने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में दंगाई ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस से ईश निंदा के एक आरोपी को सौंपने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद भीड़ ने एक पुलिस थाना और 4 पुलिस चौकियों को जला दिया। जापान के होशु के दक्षिण पूर्व में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 रही। साथ ही भूकंप के झटके शाम 6:10 पर महसूस किए गए। अभी तक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर बैलोन डी'ओर अवार्ड जीत लिया है। मेसी ने यह अवार्ड रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया। 34 साल के मेसी ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो और बायर्न म्यूनिख के स्टार रॉबर्ट को पीछे छोड़ दिया। यह अवार्ड अपने नाम कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष मानवाधिकार एक्सपर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों के संबंध में भविष्य में लिए जाने वाले फैसले देश की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे और किसानों, समुदायों और संघों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद लिए जाएंगे। कैरिबियन द्वीप बारबोडास नए गणतंत्र बनना जा रहा है। अब कॉमनवेल्थ देशों में तो ये गिना जाएगा, लेकिन यहाँ ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं होगा। 2018 से अब तक ब्रिटेन के रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर जनरल रही सांड्रा मेसन की जगह अब मिया अमूर मोटली पीएम चुनी गई हैं। देश का अपना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान होगा।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 23 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,24,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 2 लाख पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के लिए नई मुसीबत बनकर उभरा है। वहीं अब स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स को दक्षिण अफ्रीका में इसके एपिसेंटर का पता चल गया है। जोहानिसबर्ग का गौतेंग प्रांत ओमिक्रॉन वेरिएंट का केंद्र बनकर उभरा है। गौतेंग में 90% मामले इसी वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई रिस्क की चेतावनी जारी की। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन से जोखिम बहुत ज्यादा है। इसके दुनिया भर में फैलने की आशंका है। वहीं कुछ क्षेत्रों में इसके गंभीर परिणाम तक देखने को मिले। संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ एजेंसी ने एक टेक्निकल नोट जारी किया। कोरोना वायरस के दौर में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। डिक्शनरी के एडिटर पीएस सोकोलस्की ने कहा कि 2021 में हर रोज वैक्सीन शब्द हमारे डेटाबेस में बहुत ऊपर आया। ये शब्द इस साल की हकीकत बन रहा है। 2020 के मुकाबले इसे 601% ज्यादा सर्च किया गया। अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना संक्रामक है, कितना गंभीर है और इसकी क्या अन्य विशेषताएं हैं, ये जानने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। डॉक्टर फॉसी ओमिक्रॉन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपडेट करने के दौरान ये जानकारी दे रही है। सिंगापुर ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर टीकाकरण करा चुके यात्रियों को आइसोलेशन से दी जाने वाली छूट को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन देशों के यात्रियों को पहले 6 दिसंबर से आइसोलेशन से छूट दी जानी थी, लेकिन अब से आगामी नोटिस जारी होने तक VTL को स्थगित कर दिया गया। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही 16 और 17 साल के युवाओं के लिए फाइजर और बायोटेक्निक इस कंपनी के कोरोना बूस्टर डोज की अनुमति दे सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। खबर के मुताबिक इस योजना को अगले हफ्ते ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इंग्लैंड के पूर्व स्टार क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों की मदद की पेशकश करने पर भारत की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत ने एक बार फिर सेवा करने का साहस दिखाया। सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत नए वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ 28 लाख के पार चला गया, जिसमें 78 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 16 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें रायपुर और रायगढ़ में 5-5 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बस्तर में भी 2 मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली में भी 1-1 मरीज आए, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 318 हो गई। कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर से बढ़ रही है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले आए। वहीं बीते 15 दिनों में इंदौर में 70 नए मामले आए। कोरोना को देखते हुए नवंबर में विदेश से लौटे 150 से ज्यादा यात्रियों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग का अमला इनकी जानकारी लेगा। इंदौर में 30 नवंबर यानी आज 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन टारगेट से एक दिन पहले अब तक सिर्फ 87% आबादी को ही वैक्सीन लग पाई। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी लोगों पर काम नहीं कर रही। इंदौर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर इंदौर में डेंगू के 6 नए मामले आए। इसके साथ ही इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1119 पर पहुंच गई। वहीं 11 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तो ग्वालियर में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मामले आए। इसके साथ ही डेंगू का आंकड़ा ग्वालियर में 2535 के पार चला गया। वहीं अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। विदेश से आने वाले यात्रियों की अब 7 दिन तक निगरानी की जाएगी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क शुरू की गई है। रायपुर के विधानसभा रोड में खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सिमरिया के शांति सरोवर के पास हुआ। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस और डंपर में भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 यात्री घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस भिंड से यूपी के माधोगढ़ जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खाने वाले मामले में परिवार के अंतिम सदस्य की भी मौत हो गई। बता दें कि सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर परिवार के सभी सदस्यों ने जहर खाया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बबली दुबे समेत 4 को जेल भेज दिया। शहडोल में रोहनिया के जंगल में एक युवक का शव मिला। शव को देखकर बाघ के हमले की आशंका जताई गई है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। जानकारी के मुताबिक जंगल में कई दिनों से बाघ का मूवमेंट है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्लाट के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बाटाबारा में चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 चोरी के मामलों में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी लूट और चोरी की घटना में जेल जा चुके थे। जेल से निकलने के बाद इन्होंने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। राजनाथ गांव में निवेश के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला आया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्राइवेट लिमिटेड का सेल्स मैनेजर बताकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। गरियाबंद जिले में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। बता दें कि तेंदुए के हमले से एक बच्ची और बुजुर्ग की जान चली गई थी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। पकड़े गए तेंदुए को टाइगर प्रोजेक्ट के घने जंगलों में छोड़ा जाएगा। खरोरा थाना टीआई ने सभी कोटवारों का सम्मेलन में सम्मान किया। बता दें कि खरोरा में कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कोटवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी तरह के अपराध की जानकारी, उसे रोकने का प्रयास और लोगों में समता बिठाने का काम कोटवार करते हैं। सुकमा में बीते साल 29 नवंबर को नक्सली हमले में शहीद जवान नितिन भालेराव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर कोबरा 206 बटालियन के कमांडो उस्ताद मेटला की ओर निकले थे। इस दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव मौके पर शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश में कलेक्टर गाइडलाइन में दर्ज करीब 1 लाख लोकेशंस की जीआईएस टैगिंग कराई जा रही है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। इसमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते समय अक्षांश और देशांतर दिशाएं दर्ज हो जाएंगी। इस डेटा से मोबाइल ऐप तैयार होगा, जिसे ओपन करते ही जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसकी सरकारी वैल्यू पता लग जाएगी। जमीन के रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों रेट दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। पेंड्रा इलाके में ठंड बढ़ने से तापमान गिरने लगा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं अमरकंटक में पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इलाके में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है।